नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य, रजपुर विधायक खजान दास, कैंट विधायक सविता कपूर और बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में नई खेल नीति को लागू किया गया है। खिलाड़ियों के प्रमोशन के लिए हर संभव कदम सरकार उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के उत्थान को लेकर कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के दौरान हम लोग उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है। जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, वहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसको लेकर विभिन्न योजनाएं हमने चलाई हैं। गौरा ऐप भी अभी हम लोगों ने पिछले दिनों लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जहां सुरक्षा होगी वहीं सशक्तिकरण विशेष रूप से ध्यान देकर, खेलों का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए। बालिकाओं को खिलाड़ी के रूप में हो या बालिकाओं को उनके अच्छे भविष्य के रूप में हो, सरकार अपनी ओर से दोनों ही दिशाओं में उनको उसको सुनिश्चित कर रही है। चूँकि मैं खेल विभाग देखती हूँ, खेल को लेकर बालिकाओं के क्या अवसर हो सकते हैं, उसको लेकर एक सेमिनार यहाँ पर किया है, जो कि निश्चित रूप से बालिकाओं में एक उत्साह उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज हमने खेल में जो हमारी बेटियाँ हैं उनको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया है कि हमारी बेटियाँ देखें कि वास्तव में उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या और अच्छा होना चाहिए। इन सब को लेके आज हम लोग बैठे, कार्यशाला हम लोगों ने की है। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, और देखिए कार्यक्रम के दौरान किस तरह खेल को बढ़ावा देना है, इसके साथ ही महिलाओं को, बालिकाओं को किस तरह जोड़ना है, इसका संदेश दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, सभी जिम्मेदार लोग, नीति नियंता मौजूद थे। और राज्य सरकार जिस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रयास कर रही है, ये इस दिशा का भी द्योतक है कि राज्य सरकार के प्रयास इस प्रकार से हैं कि उत्तराखंड की महिलाएं, युवतियां आत्मनिर्भर बने। और इन सब के बीच राज्य सरकार ने बीते दिनों जो राज्य की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनकी नौकरियों में आरक्षण के लिए 30% आरक्षण देने हेतु कानून भी लाई, जिसे राजभवन से मंजूरी मिल गई है। तो महिलाओं के हितों को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है और विभिन्न विभागों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के राज्य सरकार के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिया है कि भारतीय परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक की जाए। सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजे जाए, जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां होनी है, उनमें भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाए। भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करे तो उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी लगातार समीक्षा की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए भर्ती परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ सवाल खड़े हो रहे थे, युवाओं के मन में भी संशय था कि आगे किस तरह से परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं किस तरह वक्त वक्त पर ये परीक्षाएं करानी है और पारदर्शिता के साथ करानी है। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के मुखिया ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसके तहत यूकेएसएससी के द्वारा जो आयोजित एग्जाम थे वो लोक सेवा आयोग को भेजे गए। लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2022 से पहले ही
2023 के लिए अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें परीक्षाओं की समस्त जानकारी थी कि किस विभाग में लंबित पदों पर, रिक्त पदों पर किस दिन पर परीक्षाएं होनी है। इसके साथ ही राज्य सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आ रही है, जो बहुत सख्त कानून होगा पूरे देश की तुलना में। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में है, जिसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट की भी व्यवस्था हो LIU के माध्यम से या दूसरी एजेंसियों के माध्यम से, ताकि निष्पक्ष रूप से जो परीक्षाएं हैं वो हो सके और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात न होने पाए। सुदीप, इसके साथ ही साथ देखिए, युवाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि इस दौरान आगे किस तरह से ये परीक्षाएं होंगी। कहीं ना कहीं इस फैसले से उन युवाओं के मन को राहत मिलेगी और आगे की तैयारी भी वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक जब UKSSC में पेपर लीक की बात आई, हाकम सिंह जैसे माफिया अरेस्ट हुए, तब एक निश्चित तौर पे एक चिंता थी, एक किंतु परंतु था युवाओं के मन में। थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं, चीजें ट्रैक पर आ रही हैं और राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो करीब हर 10वें दिन 8वें दिन इस विषय पर समीक्षा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और अपडेट भी ले रहे हैं, ताकि जो रिक्तियां हैं विभागों की, जो लंबित पद हैं और जिनके सापेक्ष आवेदकों ने आवेदन किया, उन्हें नौकरी मिले और पारदर्शी तरीके से नौकरी मिले, किसी भी मेहनती युवा के हित पर कुठाराघात न होने पाए। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मैडम रजनी रावत ने भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने जोशीमठ भू धसाव से प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग और कृषि से संबंधित योजनाओं की उपलब्धियों को बताया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों की आय किस तरह से दोगुनी हो, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उत्तराखंड की जलवायु आलू के लिए बेहद फायदेमंद है, जिसके चलते सरकार आलू को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। आपको बताते चले कि आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें 104.75 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है और 2025 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की मंशा है। नई तकनीक का प्रयोग हम कर रहे हैं। कल ही हमने ओलंपिक के क्षेत्र में एक जो MOU में यूरोप में साइन कर आया था, उसके अधिकारी यहाँ पर आए थे। एक वर्कशॉप यहाँ पर भी है और अभी मैं उनके साथ मौके में जा रहा हूँ, खुद खेतों में जाकर कि आप कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। 2025 में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। इस बजट सत्र में उसको हम लेकर आएंगे और उसके माध्यम से भी 2000 रुपया किसानों को दिया जाएगा और जो आय दोगुनी की हम बात करते हैं उसका एक माध्यम होगा। 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। इसके लिए हम प्रयास। उत्तराखंड सरकार के सामने बजट सत्र को गैरसैंण में कराने को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी अहम वजह जोशीमठ में आई आपदा है, क्योंकि जानकार एक राय यह भी दे रहे हैं कि जोशीमठ प्रभावितों की गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में उसके एक स्थान पर अस्थायी तौर पर प्रभावित लोगों को विस्थापित किया जा सकता है। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कहते हैं कि राज्य सरकार के सत्र कराने की सभी तैयारियां पूरी है और जोशीमठ में बदलते हालात पर सरकार की पूरी पैनी नजर है और एक्सपर्ट की राय का इंतजार भी किया जा रहा है। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि विपक्ष के हंगामे के बाद राज्य सरकार ने बीते सत्र में देहरादून में ऐलान किया था कि अगला सत्र गैरसैंण में ही होगा। जोशीमठ वाले आपदा में हमारी सारी एजेंसीज वहाँ पे पूरी तरह से काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसीज भी काम कर रही है और लगभग 8 संस्थाएं बहुत बारीकी से उसका अध्ययन कर रही हैं। प्रशासन लगा है, यहाँ तक कि जिलाधिकारी हैं, हमारे सचिव आपदा हैं, कमिश्नर हैं, सभी लोग सारे पहलुओं पर विचार करके
और हमने तो यहाँ कहा था कि भाई 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सेंटर को जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये, चूँकि 1 हफ्ते का समय तो निकल गया है, लेकिन बहुत जल्द ये रिपोर्ट बन के सेंटर को जाएगी। और सेंटर, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेके गंभीर हैं, गृह मंत्री जी ने भी लगातार बैठकें की है, वहाँ के आला अधिकारी भी यहाँ पे आके सर्वे करके गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द यहाँ से जब हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, एक अच्छा पैकेज सेंटर से भी हमें मिलेगा, और तब जाके हमारे जितने भी वहाँ प्रभावित लोग हैं उनको जिस तरह की वो अपेक्षाएं कर रहे हैं उन अपेक्षाओं पे वो पैकेज काम करेगा। उत्तराखंड में एएनएम के 824 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से रोक लग गई है। मामले में अब 3 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राज्य में एएनएम भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा क्वालिफाई अभ्यर्थियों की अनदेखी की गई है, जबकि पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट के चयन बोर्ड को नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के निर्देश दिए हैं। एक माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया गया जो अभी विचाराधीन है, तो अब आगे की प्रक्रिया उसी दिशा निर्देश पर आधारित रहेगी। उधम सिंह नगर जिले में किच्छा तहसील के राजस्व उप निरीक्षक कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने 5000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी कानूनगो ने कृषि भूमि की नाप करने की एवज में घूस ली थी। भूमि की पैमाइश करने के मामले में घूस मांग रहे कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने किच्छा तहसील आवास से 5000 के साथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित द्वारा 19 जनवरी को हल्द्वानी विजिलेंस को मामले की शिकायत दी थी। पीड़ित ने विजिलेंस की टीम को बताया था कि किच्छा में राजस्व निरीक्षण कानून को धनेश कुमार शर्मा ने उससे कृषि भूमि की नाप कराने के लिए 5000 रुपए मांगे हैं। पीड़ित का शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और जैसे ही शिकायतकर्ता ने धनेश कुमार शर्मा को 5000 रुपए दिए, तभी टीम ने आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को विजिलेंस की टीम अपने साथ पकड़कर हल्द्वानी ले गई है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के डीएलएड प्रशिक्षुक शिक्षक विवाद के कारण शिक्षकों की रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया। दरअसल बेसिक शिक्षा भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक भर्ती में खुद को सम्मिलित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट के डीएलएड प्रशिक्षुक शिक्षकों को राहत देते हुए सिंगल बेंच और डबल बेंच ने आदेश दिया था कि शिक्षकों को भर्ती में सम्मिलित किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने न्याय विभाग के विधिक राय मांगी थी, जिसके लिए न्याय विभाग ने नियुक्तियों में डीएलएड प्रशिक्षण शिक्षकों को सम्मिलित करने पर सहमति जताई थी। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में बीएड और आईटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। यही कारण है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं करा पा रहा है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण नई भर्तियां भी नहीं की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। 31 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 की सुनवाई होनी है, जिसमें हम एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी प्रतिवादी हैं। हमारे लोगों द्वारा भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ रखा जाएगा। संपूर्ण देश में एनआईएस डीएलएड मान्य था और मान्य रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हमको पूर्ण उम्मीद है, जिस प्रकार से हम हाईकोर्ट से विजय प्राप्त होकर के आए थे, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय से भी हम जीत करके जरूर आएंगे। नई शिक्षा सत्र 2023-24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में 2 माह के भीतर 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें पहुंचाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। शिक्षा विभाग में भले ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के दावे किए जाते हों, लेकिन इक्का दुक्का सालों को छोड़ दिया जाए तो राज्य गठन के
के बाद से ही बच्चों को तय समय पर मुफ्त किताबें तक नहीं मिल पा रही हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने को बहुत कम समय बचा है, इसके बावजूद अधिकारी के इस मामले में हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से किताबों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए शिक्षा सत्र से पहले विभाग को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी 10,42,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें दी जानी हैं। विभाग की इसी चुनौती पर शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने कहा कि छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन स्तर पर देरी की वजह से इस बार टेंडर प्रक्रिया थोड़ी विलंब से शुरू हुई है, लेकिन विभाग तय समय पर छात्रों को किताबें उपलब्ध कराने का काम करेगा, जिससे पठन पाठन में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं होंगे। उसमें शासनादेश मिला था हमें, जैसे ही हमने उसमें निविदा आमंत्रित कर दी है और जैसे ही हम निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम उसकी प्रिंटिंग करके और समय से पहले उसको बच्चों तक पहुंचा देंगे। तो उसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास के केवल कार्यात्मक एकीकरण के चलते उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कार्य बहिष्कार पर जाने से सभी ब्लॉकों में कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जनता भी काफी परेशान हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही उनकी मांग नहीं मानते हुए तो वो आंदोलन की ओर और भी उग्र करने के लिए विवश हो जाएंगे। आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसमें हमारा जो मुख्य विषय है 2013 लास्ट में और 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो डिसीजंस आया था, ये उसकी बिल्कुल सीधे अवमाननाएं हैं। उस समय पहले भी हमारे पंचायत राज विभाग में बहुउद्देशीय कर्मियों के रूप में सभी कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन ये उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो इसी पक्ष में था कि सभी अपने अपने विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे। अल्मोड़ा में विद्युत वितरण खंड की ओर से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकांश समस्या का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिस समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं हो पाया है, 3 दिन के भीतर उनका निस्तारण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित सरलीकरण निस्तारण के संबंध में आज ये शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया था। सुबह 11 बजे से शिविर का समय था। आज हमारे पास में 30 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि बिल न मिलने से समस्याएं थीं, 2 समस्याएं बिल न मिलने से थीं, बिल सुधार की समस्याएं थीं, पोल टेढ़े होने की समस्याएं थीं, मीटर न चढ़े होने संबंधी समस्याएं थीं। उपरोक्त समस्याएं हमारे पास 30 समस्या। देहरादून में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम भूमि, दीवानी मुकदमे जैसे मामले की सुनवाई की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जो राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, उनके संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा, वो 11 फरवरी 2023 को जो जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस जो राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित होगी, उसमें हमारे सिविल प्रकृति के वाद, फौजदारी प्रकृति के ऐसे वाद जो समनीय प्रकृति के हैं, वो उनके निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया। देहरादून में जिला अधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाया, जिसमें मौके पर शिकायतें सुनी और उनका निस्तारण किया। सोमवार को लगे जनता दरबार में 73 शिकायतें मिली, जिसमें कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों का अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और वह जल्द ही उसका निस्तारण करें। आई हैं और इनमें हमेशा की तरह बिजली, पानी, गूल, आपदा सभी से रिलेटेड शिकायतें हैं। निस्तारण हो जाता है, लेकिन जो एप्लीकेंट है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो दोबारा आते हैं। हमेशा 2 या 3 केसेस ऐसे होते हैं जो पहले निवारण हो गया लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर बता दिया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि इसको एक बार दोबारा देख लें और कोशिश करें कि एप्लीकेंट भी संतुष्ट हो जाए।
लक्सर में बीते दिनों रायघटी गांव में हुई किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किसान की हत्या उसके दोस्त धर्मपाल ने मामूली कहासुनी में कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से लथपथ कपड़े भी बरामद कर दिए हैं। बंटवारे को लेकर जो बटाई का खेत दिया जाता है उसके पैसे के बंटवारे को लेकर धर्मपाल और नरेंद्र में कहासुनी हो गई थी, जिस पर धर्मपाल द्वारा जो आवेश में आकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया था, जिससे नरेंद्र की देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। मुकदमा 302 में दर्ज कर लिया गया था और चूंकि घटना पर जानकारी करने पर इसका नाम पता चला था और इशू भी पता चला कि इस कारण सिंह का झगड़ा हुआ था, गाँव वालों से पता चला और इसकी जो भी कल देर रात इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य 1-2 लोग के नाम भी परिजनों द्वारा लिखवाए गए थे, जिसकी विवेचना चल रही है। लेकिन मेन रूप से जो इसमें हत्या में आरोपी था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। देवस्थानम बोर्ड पर एक दिन पहले शनिवार को दिए गए अपने बयान को लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों के निशाने पर आ गए हैं। केदार सभा के साथ ही केदार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने उनके बयान पर कड़ा विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि त्रिवेंद्र हमेशा ही 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों के खिलाफ बयान देते रहे हैं। केदार सभा के साथ ही केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने उनके बयान पर कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले देवस्थानम बोर्ड होता तो उनकी आय से जोशीमठ का पुनर्निर्माण हो जाता बयान दिया था। जोशीमठ आपदा में जो राजनीतिज्ञ अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनको हमारा यह संदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो शायद आपदा राहतों को वो सहायता करते। तो हम उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जोशीमठ के पास ही रेणी में जल प्रलय आया था और टनल के अंदर 150 से अधिक लोग जो है गायब हो गए थे। अभी कई लोगों के अभी सब भी बरामद नहीं हुए हैं। तो उस समय उनकी सरकार और वो जो अध्यक्ष भी थे देवस्थानम बोर्ड के, तो हम ये जानना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड ने उस समय रेणी आपदा के पीड़ितों को किस तरह से सहायता की, हम यह जानना। मैंने अभी सुना त्रिवेंद्र जी को बोलते हुए, और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मिश्रा जी की रिपोर्ट आ चुकी थी, मिश्रा जो बना था एक, उसमें जब उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी तो आज तक त्रिवेंद्र जी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उनकी दरारों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दीवारें लगाई या उनकी व्यवस्थाएं कराई? वो तो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री इतना जुझारू और इतना जो रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है खुद का और सारा काम कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को नाकाम बनाने की कोशिश समझ रहा हूँ मैं। इस समय तो साथ देना चाहिए और ज्योतिर्मठ को बचाना चाहिए। सनातन की धरोहर है वहाँ पर, उसको बचाना चाहिए। तो त्रिवेंद्र जी को इन शब्दों को अपने वापस लेना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का, अपनी सरकार को डिफेम नहीं करना चाहिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।